नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपका अध्ययन भी अच्छे से चल रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन देखेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज 3-4 घंटे मेरी क्लास लेट हो गई है। बेटे को रात में फीवर आ गया तो काफ़ी जगना पड़ गया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। फिलहाल क्लास गैप नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ किस देश की नौसेना शामिल हुई है? राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिकी नौसेना। नेक्स्ट, जाम्बिया की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? राइट आंसर आभा नायर पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई और पूर्वी चीन में भारी तबाही मचाने वाला शक्तिशाली चक्रवाती तूफान कौन सा था? यहाँ पर टाइफून डॉल्फिन। अबेलार्डो डी ला एस्प्रियला ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया कोलंबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई? राइट आंसर यहाँ पर हो गया भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति कलर सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का 18वां पुलिस बल कौन सा बना है? पुदुचेरी पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक इन ए बॉक्स पहल और सुरक्षा संचालन केंद्र का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर अमित शाह जी के द्वारा। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 10 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के पहले पर्यावरण शैक्षिक केंद्र प्रकृति ज्ञान धाम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? राइट आंसर लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर तिरंगा 2026 अभियान कब से कब तक मनाया जा रहा है? राइट आंसर 9 से 17 अगस्त 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलिस्मन सेबर 2027 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, जिसमें 24 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, भारत सहित, ठीक है। तो ध्यान रखना है। चलिए आज के करंट अफेयर में, हाल ही में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप किस देश में आया जिसके झटके इक्वेडोर तक महसूस किए गए? काफी तगड़ा झटका, जिससे देश को इकोनॉमिक रूप से, मानवीय हर तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। राइट आंसर देखिए यहाँ पर कोलंबिया। अभी कल ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कि कोलंबिया में नए राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ली गई, ठीक है। एस्प्रिया करके नाम है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर एलेवार्डो ला एस्प्रियला, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो नए राष्ट्रपति के सामने काफी बड़ी चुनौती अब आ चुकी है। देखते हैं हम लोग, 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। बोगोटा यहाँ की राजधानी है, ठीक है, समेत कई इलाकों में झटके महसूस किए गए। ये जो है यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार 7.4 का भूकंप की तीव्रता नापी गई। केंद्र की जो गहराई थी 115 किलोमीटर। राजधानी बोगोटा समेत कई स्थानों पर और इसके साथ ही साथ पड़ोसी देशों पर भी यहाँ पर झटके देखने को मिले। ये देखिए कोलंबिया आप मैप में देखने को मिल जाएगा, वेनेजुएला हो गया। ये था आपका भूकंप का केंद्र, जो कि 115 किलोमीटर की गहराई तक था। इक्वेडोर, तो ध्यान रखना है, ठीक है। सरकार के द्वारा आपातकाल यहाँ पर घोषित किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। देखिए हर जगह देश के अगर राष्ट्रपति का नाम पूछा जाएगा तो पॉसिबल नहीं होता है कि एकदम आपको टिप पे चीजें रहें। कुछ कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ पर देखिए एलेबार्डो दे ला एस्प्रियला, इनको आप एक्सप्रेस करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। भूकंप आया था, नए तुरंत बैठे थे, इस तरीके से 2-3 चीजें कनेक्ट करके याद की जाती हैं, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं, आखिर ये प्रशांत महासागर के जो ये देश बसे हुए हैं, कुछ देश हैं ये अग्निवलय पर बसे हुए हैं, रिंग ऑफ फायर, ठीक है, जिसे हम लोग रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो आपको देखना है इसके बारे में। फिलहाल अभी रिंग ऑफ फायर का अच्छे से मैं आपको अगले स्लाइड में दिखा दूंगी, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या होता है। विश्व का सबसे बड़े और सबसे सक्रिय तौर पर अगर भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं तो वो आपके रिंग ऑफ फायर में ही पाए जाते हैं, अग्निवलय में ही पाए जाते हैं, जहां पर आपको दुनिया के लगभग 90% भूकंप देखने को मिलते हैं और यहीं पर आपको 75% से अधिक ज्वालामुखी भी देखने को मिलता है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जा रही है। 40,000 किलोमीटर से अधिक घोड़े के नाल के तरीके से यहाँ पर आपको रिंग ऑफ फायर देखने को मिल जाएगा। क्या होता है इसमें, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, ये प्रशांत प्लेट हो गई और अन्य महाद्वीपीय प्लेटों के मिलने से आपस में टकराने के कारण, ठीक है, ये आपका रिंग ऑफ फायर जो दिख रहा है ये बनता है। इसमें जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, अलास्का, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट शामिल हैं। आप देखिए इसको, ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, यहाँ से होते हुए देखिए ये हो गया।
और यहाँ पर आते हुए ये आपका जापान होते हुए रसिया का किनारे, जापान होते हुए ये देखिए ये पूरा आपका इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड पूरा आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। इस तरीके से ये रिंग ऑफ वलय बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है हिमालय और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाती है, जहाँ दुनिया के 5-6% भूकंप आते हैं। मध्य अटलांटिक कटक या अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित है, जहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर प्लेट जो हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं, दूर जाती हैं, जिसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। ये कुछ अन्य भूकंपीय क्षेत्र हैं इसके अलावा, ठीक है। ये इसके अलावा ये जो मैं बता रही हूँ जैसे कि एल्पाइड बेल्ट हो गया, ये कुछ अलग भूकंपीय क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका भूमध्य सागर से होते हुए हिमालय और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाती है ये बेल्ट। यहाँ पर 5-6% मैंने बताया। अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ये प्लेट जो मध्य अटलांटिक कटक है ये देख लिया हमने। और ये तीनों क्षेत्र पृथ्वी के प्रमुख भूकंपीय क्षेत्रों का निर्माण करते हैं। इस तरीके से आपने देखा। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ट्रेंच या प्लेट आपको देखने को मिलेगी जिसकी वजह से भूकंप बनते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नज़का प्लेट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है पेरू चिली ट्रेंच के पास ये नज़का प्लेट होता है, ठीक है। साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, यहाँ पे कैरेबियन प्लेट हो गया, इसके अलावा कोकोस प्लेट हो गया, ये बहुत जुआन डी फुका प्लेट हो गया। ये प्लेट जो है भूकंप का कारण बनती है। अंटार्कटिक प्लेट यहाँ पर हो गया, पैसिफिक प्लेट ये हो गया, तो इम्पॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये हो गया, इनके आपस में रगड़ खाने से भूकंप आता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए ये फिलीपीन प्लेट हो गया, यहाँ पे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कौन से प्लेट कहाँ पर है। कई बार क्वेश्चन जैसे नज़का है कहाँ पर हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आगे देखते हैं रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं। ऐसा आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि क्यों ऐसा है कि इसी जगह पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर सबजक्शन जोन होता है, ठीक है। सबजक्शन जो जोन होता है वो क्या होता है, जब दो प्लेट होती हैं आपस में टकराती हैं, जिसके बाद एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है। देखिए जैसे कि महासागरीय जो प्लेट होती है वो भारी होती है ना, वो जब भारी होती है हैवी होती है तो वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाती है, जिसकी वजह से भूकंप आता है। रगड़ और फंसा हुआ दबाव देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर से स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नीचे धंसते समय चट्टान आपस में बहुत जोर से रगड़ खाती हैं और फंस जाती हैं, या फंसा हुआ दबाव अचानक टूटता है तो बहुत तेज भूकंप आता है। इसके अलावा हाई कंसंट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज, प्लेट सीमाओं की सघनता। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट आपको मिलती हैं, जैसे कि यूरेशियन प्लेट हो गया, उत्तरी अमेरिकी, जुआन डी फुका, कोकोस, ऑस्ट्रेलियाई, आर्कटिक, कैरेबियन प्लेट और नज़का प्लेट। ये जो भूकंप है यहाँ पर सबसे बड़ी प्लेट आपको पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक नज़दीक में कंसंट्रेशन है, प्लेट्स हैं, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। फॉल्ट लाइंस, यहाँ पर देखिए प्लेटों के खिसकने से इस क्षेत्र में विशाल दरारें बन गई हैं। अमेरिका का सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण हो जाता है, जहां प्लेट एक दूसरे के समानांतर सरकती हैं, ठीक है। या तो ऐसे ऐसे आपस में सरकती हैं या ऐसे ऐसे सरकती हैं, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से भूकंप आता है। कई बार ऐसा होता है। तो देखिए अत्यधिक यहाँ पे सक्रिय रूप से ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है, प्लेटों के नीचे धंसने से अधिक गर्मी और मैग्मा जो होती है यानी कि पिघली हुई चट्टानें वो बहुत स्पीड से ऊपर आती हैं, पृथ्वी की सतह को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, और अगर ऊपर आ जाती हैं तो यहीं पर आपको ज्वालामुखी विस्फोट भी देखने को मिलता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 का इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स का डिराक मेडल किसे प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो गया दीपक धर को प्रदान किया गया है। टोटल अगर हम लोग ऑल वर्ड बात करें यहाँ पर तो 4 लोगों को मिला है। फिलहाल हमें दीपक धर को ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। बेंगलुरु में ICTS TIFR के ये प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो 2026 में डिराक मेडल के विजेता घोषित किए गए 4 प्रमुख भौतिक विज्ञानियों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सांख्यिकी, यांत्रिकी और जटिल प्रणालियों में उनके योगदान के लिए, ग्राउंड ब्रेकिंग योगदान के लिए ये दिया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एबेलियन सैंड पाइल मॉडल और सांख्यिकी भौतिकी में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। इससे पहले ये दूसरे भारतीय, इससे पहले किसे दिया गया था आपको ये भी जानना चाहिए। तो अशोक सेन को 2012 के बाद यह सम्मान पाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। पहला सम्मान 2012 में आपको देखना होगा अशोक सेन को दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा किन्हें किन्हें ये पुरस्कार मिला है,
बर्नार्ड डेरिडा, ठीक है, बर्नार्ड डेरिडा को मिला है। दूसरे हैं मार्क मेजार्ड और हाइम सोमपोलिंस्की। तो आपको ध्यान रखना है, ये चारों नाम दिए गए हैं ध्यान से। ये पदक जो है पॉल डिराक की याद में 1985 में शुरू किया गया था। पुरस्कार हर साल पॉल डिराक के जन्मदिन 8 अगस्त को घोषित किया जाता है। सैद्धांतिक भौतिकी में दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सम्मानों में से ये गिना जाता है, जो नोबेल फील्ड्स या वोल्फ पुरस्कार विजेताओं को नहीं दिया जाता। तो इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें नोबेल मिल चुका है उनको ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय दूतावास के परिसर में तोड़फोड़ की घटना किस देश की राजधानी ल्यूब्लियाना में हुई? राइट आंसर यहाँ पर हुआ स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया आपको ध्यान रखना है। देखिए, घटना से पहले तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर है आपका स्लोवेनिया। ये रहा आपका मैप पूरा स्लोवेनिया का। ऊपर आपको दिखेगा ऑस्ट्रिया, ठीक है, इटली, नीचे आपका हो गया क्रोएशिया और ये हो गया आपका हंगरी। तो ये 4 देश से भूमि साझा करता हुआ, ठीक है, अपनी सीमाओं को साझा करता हुआ ये देश, और यहाँ पे आपका हो गया एड्रियाटिक सी। ल्यूब्लियाना यहाँ की आपकी राजधानी हो जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए अब जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। स्लोवेनिया में भारतीय दूतावास पर हमला और नुकसान हुआ। यहाँ पर देखिए, खालिस्तानियों के अब कनाडा के बाद ये कुछ देशों के बाद यूरोप पर भी कई जगह पर आपको ये छोट-फुट घटनाएं देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये आपका देखने को मिला। भारत सरकार ने नई दिल्ली और ल्यूब्लियाना दोनों स्तर पर स्लोवेनियाई अधिकारियों के समकक्ष इस मुद्दे पर कड़ाई से उठाया है अपने मुद्दे को। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। वियना कन्वेंशन की बात भारत सरकार के द्वारा की गई कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत राजनयिक परिसर पवित्र और सुरक्षित होते हैं। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 के अनुच्छेद 22 के अनुसार मेजबान देश की यह जिम्मेदारी कि वह विदेशी दूतावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये वियना कन्वेंशन 1961 देखिए, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपका। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय लेखक कौन बने हैं? गुरुचरण दास, ठीक है। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड देखते हैं क्या है। यहाँ पर स्वतंत्रता और उदारवाद के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें ये प्रदान किया गया है, ठीक है, सम्मानित किया गया। पहले भारतीय लेखक इस तौर पर ये बन गए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित लिबर्टी इंटरनेशनल के 40वें विश्व सम्मेलन के दौरान यह सम्मान यहाँ पर प्रदान किया गया, लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना है। 82 वर्षीय दास ने अपने संबोधन में आंतरिक स्वतंत्रता को उदारवाद के पश्चिमी विचार से भारत का अनूठा योगदान बताया। तो अब विचार में ध्यान रखना है। उनकी जो बुक है वो है इंडिया अनबाउंड, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, कम द रियल ऑफ डिजायर, ये ध्यान रखना है। अनदर सर्ट ऑफ फ्रीडम जैसी किताबें शामिल हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 7 अगस्त 2026 को संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय को क्या भेंट किया? इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है भारतीय मोर भेंट किए गए, ठीक है। पहली बार आपके इंदिरा गांधी के समय जब आपकी प्रधानमंत्री थी 1981 में, उस टाइम पे भी किया गया था, ठीक है, 1981 में। उसके बाद अब देखते हैं 5 युवा मोर भेंट किए गए संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय में, ठीक है। 45 साल पुरानी परंपरा को फिर से जीवित किया, जिसमें कि आपको 4 नीले कलर के और 1 आपको व्हाइट कलर का दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से 5 मोर यहाँ पर दिए गए। जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ये मोर दिए गए हैं। 4 नीले मोर और संयुक्त रंगों के नीले सफेद का प्रतीक एक दुर्लभ सफेद कलर का मोर भी दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली चिड़ियाघर से मोरों का एक जोड़ा भेजा था, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के टीम इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका रजत पदक जीता है, ठीक है, रजत पदक जीता है। और मुंबई में इसका आयोजन हुआ, ठीक है, मुंबई में इसका आयोजन हुआ। हालांकि टीम इवेंट के फाइनल में भारत ने हांगकांग चीन के खिलाफ मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म किया, लेकिन बेहतर गेम अंतर के कारण भारत को रजत पदक से यहाँ पर संतोष करना पड़ा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, 2-2 से बराबर के बावजूद भी हम रजत पदक पर आ गए। तो सूरज कुमार चंद ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं।
भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार किस राष्ट्रीय गीत का गायन किया जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका वंदे मातरम। ठीक है, ध्यान रखना है, वंदे मातरम का किया जाएगा पहली बार। अभी तक आपका राष्ट्रगान का आयोजन होता था, लेकिन अब राष्ट्रगीत का 150वीं वंदे मातरम के वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ऐसा काम किया जा रहा है, ऐसी चीजें की जा रही हैं। लाल किले से पहली बार गुजेगा वंदे मातरम। 80वां स्वतंत्रता दिवस 2026, राष्ट्रीय गीत 150 वर्ष हुआ है। नया इतिहास, पहली बार लाल किले के प्राचीर से गायन किया जाएगा। इस वर्ष की मुख्य थीम जो होगी युवा शक्ति और 2047 का विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका। ठीक है, ध्यान रखना है। समारोह की शुरुआत सबसे पहले वंदे मातरम के गायन से की जाएगी। वंदे मातरम के गायन के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जिसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन होगा। अंत में प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में पदक जीतने वाले 19 छात्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के युवा और उपलब्धि हासिल करने वाले लोग मौजूद होंगे। इसके साथ ही साथ पुष्प वर्षा भी कराई जाएगी जो लोग वहां पर शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पुरुष और महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की सह मेजबानी किन देशों के द्वारा की जा रही है? 15 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है। तो नीदरलैंड और बेल्जियम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो देशों में यहाँ पर मेजबानी आपको देने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ पुरुष और महिला का गेम एक साथ, ये हॉकी मैच एक साथ होगा, ये भी आपको पहली बार देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए पुरुष और महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन एक साथ किया जा रहा है, ये भी पहली बार है। 16-16 टीमें एक समय पर ही यहाँ पर भिड़ेंगी एक दूसरे से। 15 से 30 अगस्त तक का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैच। ठीक है, दोनों ही श्रेणियों में 16-16 टीमें होंगी। पुरुष और महिला वर्ल्ड कप एक साथ एक ही समय पर आपको ध्यान रखना है। नीदरलैंड और बेल्जियम यहाँ पर मेजबान देश हो गए, सह मेजबान देश हम लोग बोल सकते हैं। और बेजेनर स्टेडियम जो कि आपका नीदरलैंड में है, और वेलफियस एरिना वाफ्स ये आपका बेल्जियम में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और रह गया यहाँ पर, देखिए दोनों श्रेणियों में खिताबी मुकाबले 29 और 30 अगस्त को होंगे, यानी कि फाइनल मुकाबला आपका लास्ट में देखने को मिल जाएगा। 6.5 करोड़ वर्ष पुराना दुर्लभ प्रवाल कोरल जीवाश्म भारत के किस राज्य में मिला है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। देखिए 6.5 करोड़ वर्ष पुराना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि यहाँ पर माना जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, बैगा समुदाय सदियों से कर रहा था, ग्राम देवता के रूप में इसकी पूजा करते आ रहे थे, और पता चला ये 6.5 करोड़ वर्ष पुराना आपका डायनासोर युग का फॉसिल्स है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। घने जंगल डिडोरी जिले में मध्य प्रदेश में मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। डायनासोर युग का अंत इस समय हो रहा था जब, जिस काल का ये समय है, यह जीवाश्म उस काल का है जब पृथ्वी पर डायनासोर का अंत हो रहा था और भारत के ज्वालामुखी वाले मैदानों में आपके राजासोरस नर्मेडिसिस नामक डायनासोर घूमते थे। इस प्रवाल जीवाश्म का मिलना यह प्रमाणित करता है करोड़ों साल पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा प्राचीन समुद्री पर्यावरण या समुद्र का हिस्सा रहा था। बैगा जनजाति के लोग अपने पारंपरिक समझ के कारण इसे अनोखा मानकर सदियों से सहेज रहे थे। पुरातत्वविदों के अनुसार इस स्थान पर पूजा की परंपरा 8000 से 10,000 साल पुरानी हो सकती है। वैश्विक घटनाओं का संकेत भी मिल सकता है यहाँ से, जब मैक्सिको में एक विशाल एस्टेरॉयड टकराया था और भारत में डेक्कन ट्रैप्स की ज्वालामुखी गतिविधियां चरम थी, जिससे पृथ्वी से 75% जीव खत्म हो गए थे। तो फिलहाल देखा जाएगा अब आगे और क्या इससे निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटा ने अपना नया ओपन वेट एआई मॉडल कौन सा लॉन्च किया है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा म्यूज ग्लिमर के द्वारा। यहाँ पर ये म्यूज ग्लिमर है इसका नाम, मेटा ने लॉन्च किया है नया ओपन वेट एआई, आपको ध्यान रखना है। कंपनी के सीईओ मार्क जुगरबर्ग ने द फ्यूचर इज फॉर एवरीवन शीर्षक वाले निबंध के साथ इस नए मॉडल का अनावरण किया। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, जो एआई है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी कि उसकी पहुंच सभी लोगों तक होनी चाहिए। बस केवल इतनी बात यहाँ पर कही गई है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 10 अगस्त 2026 को तमिल थाई वजथू को सबसे पहले गाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव किस विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है? तो यहाँ पर तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा। ठीक है, तमिल थाई वजथू को सभी कार्यक्रमों की शुरुआत में सबसे पहले गाना अनिवार्य बनाया गया। श्री जोसेफ विजय थलपति विजय जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रस्ताव पेश करके सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित भी हो चुका है। तमिल थाई वजथू को
तमिलनाडु के सभी सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत में सबसे पहले गाना अनिवार्य होगा। ये तमिल भाषा और संस्कृति के गौरव का प्रतीक है। यह नियम तमिलनाडु के सभी सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगा। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी उस निर्देश के बाद भी यह कदम उठाया गया जिससे कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान को प्राथमिकता देने की बात की गई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1970 के दशक से यह परंपरा चली आ रही है जिसे आगे भी चलाया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव में ये बात की गई है। यह गीत तमिल माता की स्तुति है जो तमिल भाषा, संस्कृति, भूमि और लोगों की महिमा का गुणगान करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। मिलती हूँ फिर कल आपसे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।